अस्सलाम एवरीवन। ओके जी, तो हम लोग कर रहे थे एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस, जिसमें हमने सारी पैथोजेनेसिस कर ली। इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी करेंगे और कुछ चेंजेस जो प्लाक्स में हो रहे हैं, एंड देन हमारे पास आखिरी वीडियो होगी इस एथेरोस्क्लेरोसिस की, विच इज योर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे वाला जो चैप्टर है ना, उसमें से मैं हाल ही आपको जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को डील करके कराऊंगी, ताकि क्योंकि उसमें से जाहिर सी बात है जो एससीक्यू जो मेन आता है वो इसी में से आता है, या कपोसी सार्कोमा आता है मैक्सिमम। ठीक है, उसके अलावा बाकी में से आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं आपको सारे वो पॉइंट्स एमसीक्यूज वाले करा दूंगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। वैसे इसमें जितनी भी ये बातें हैं ना, ये सारी बीच में मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ जो मॉर्फोलॉजी की बातें, इसमें कोई समझने वाली नई बात है नहीं, बट स्टिल हम एक नजर इसको देख रहे थे कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो फैटी स्ट्रीक्स है, जिसका हमने पहले ज्यादा जिक्र नहीं किया। ठीक है, याद रखना मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है वो तो पूरा एथ्रोमा आपका तब बनता है जब एथ्रोमा के सारे कंपोनेंट्स पूरे होते हैं, यानी अंदर उसका सारा लिपिड कोर होगा, ऊपर उसकी फाइब्रस कैप होगी, वो एथ्रोमा होता है। लेकिन हर बंदे के अंदर, हर बंदे की बॉडी में कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल तो प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है। ठीक है, जो एक छोटा बच्चा है ना, जो 1 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल है, उसके ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल, जो नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है वो सर्कुलेट कर रहा है। वो नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल ना थोड़ा थोड़ा सा हमारी वेसल्स के अंदर जाता है और डिपॉजिट होता जाता है। अभी एक बात आपने अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रखनी है, सॉरी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गई कि मेरे पास ये अगर मेरी पूरी वेसल ले रहा और ये इसका ल्यूमेन है, तो जो पूरा का पूरा ये मेरा प्लाक है ना, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, ये सारा इंटिमा के अंदर बनता है। मतलब जब ये बन जाएगा तो ऐसे इंटिमा पूरा रेज हो जाता है उस जगह से, ये इंटिमा के अंदर बना होता है। यहाँ पर इसकी फाइब्रस कैप होती है सारी की सारी, और ये इसका लिपिड कोर होता है, और ये आपका फिर नीचे जो मीडिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्लाक आपका इंडोथीलियम इंटिमा की लेयर के अंदर बन रहा होता है और मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से मीडिया पे प्रेशर डाल रहा होता है और इसकी वजह से इंटिमा रेज्ड होता है। ये बात तो अपने जहन में क्लियर रखनी है। ठीक है, फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि हर बच्चे की बॉडी में एक लिपिड होता है, तो लिपिड जो है ना वो थोड़ी अमाउंट में, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट कर रहे हैं, वो थोड़ी अमाउंट में अंदर वो डिपॉजिट होता रहता है इन द वेसल्स। और पहले वो छोटे छोटे से, मतलब हल्का सा नोड्यूल सा बनेगा। सपोज मेरे पास ये अगर पूरी वेसल है, तो इसके अंदर ये सपोज वेसल का क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिपिड डिपॉजिट हुआ तो यहाँ येलो सा कलर आएगा। जरूरी नहीं है कि रेज हो जाए, पूरा का पूरा प्लाक बनेगा तो रेज होगा ना इंटिमा, रेज नहीं होता फैटी स्ट्रीक। छोटा सा नोड्यूल में तो येलोइश सा कलर आ जाता है, यहाँ भी येलो कलर है, यहाँ कलर है, यहाँ कलर है। तो ये नेचुरल एक प्रोसेस है कि ये हर बच्चे की बॉडी में हो रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे ना नोड्यूल्स आपस में लंबे होते जाते हैं और पूरी पूरी ऐसे स्ट्रीक्स बन जाती हैं। तो जब एक नॉर्मल बच्चा भी होगा ना, उसके अगर हम वेसल्स देखेंगे तो वेसल्स के अंदर हमें इस तरह से येलो येलो कलर की लाइंस मिलेंगी, जो कि रेज्ड नहीं होती, लेवल के साथ ही होती है, लेकिन हल्की हल्की येलो लाइंस होती हैं, उनको फैटी स्ट्रीक्स कहते हैं। फैटी स्ट्रीक आपसे वाइवा में बहुत ज्यादा पूछते हैं, आपके पास बाकायदा अलग से एससीक्यू का पार्ट आता होता है, व्हाट आर फैटी स्ट्रीक्स। तो याद रखना, दीज आर रेज्ड, दीज आर बेसिकली येलोइश लाइंस विच आर प्रेजेंट, या फिर डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द वेसल्स, जो कि एक 1 ईयर इन्फेंट की वेसल्स में भी होती हैं, और 10 साल के बच्चे में, तो 1 साल के बच्चे में चलो इतनी प्रॉपर स्ट्रीक्स नहीं होती, छोटे छोटे से नोड्यूल्स होते हैं, लेकिन 10 साल की उम्र तक तो बाकायदा स्ट्रीक्स बन चुकी होती हैं। अब जरूरी नहीं होता कि ये स्ट्रीक्स जो है बाद में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स बने, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। अगर रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल्ड है सारे, तो आपकी सारी जिंदगी गुजर जाती है, स्ट्रीक स्ट्रीक ही रहती है। लेकिन वही बात है कि जब रिस्क फैक्टर आना शुरू होते हैं ना, तो उसके बाद यही वाली स्ट्रीक्स जो है, ये सबसे पहली जगह वो होती है जहां पर प्लाक बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और खास तौर पर जहां जहां पर आपकी वेसल्स के ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं, वो तो ज्यादा फेवरेबल जगह होती हैं, वहां पर अगर फैटी स्ट्रीक होगा तो वहां पर प्लाक के बनने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये फैटी स्ट्रीक्स होती हैं। उसी बात आ जाते हैं हम अपने प्लाक पे। अब प्लाक के आपको पता है कि हमने वैसी सारी बात कर ली है, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ कि जाहिर सी बात है, इसकी वजह से जो दो मेजर चीजें हो रही है वो ये, एक तो इंटिमा थिक हो जाता है, ये देखिए इंटिमल थिकनिंग होगी, आपकी इंटिमा के अंदर प्लाक आ गया और उसके अंदर लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाती है। नॉर्मल हालात में यही होता है कि आपको जब ये नजर आएगा इस तरह से, आप जब वेसल का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वेसल की एक साइड जो है वो उभरी हुई है, इसेंट्रिक सा नजर आता है, क्योंकि ये ज्यादातर एक साइड पे किसी भी जगह पर वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल हालात में तो ये आपको येलो से कलर का ही नजर आता है, क्योंकि इसके अंदर लिपिड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर थ्रोम्बस आ जाएगा, थ्रोम्बस का मतलब है कि कोई क्लॉट ब्लड का आके इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है इसका कलर जो है वो येलोइश ब्राउन सा हो जाता है। अब जो ऊपर थ्रोम्बस इसके इम्पोज होता है वो डिपेंड करता है कि अगर वो थ्रोम्बस आपका पूरा का पूरा इसके ऊपर इम्पोज हो जाए, इतना बड़ा थ्रोम्बस हो कि पूरी वेसल को ऑक्लूड कर दे, तो उसमें एक बात तो ये हो सकती है कि जब पूरी वेसल ऑक्लूड हो जाएगी, तो जो वेसल जिस एरिया को ब्लड सप्लाई करी, डेफिनेट सी बात है उस एरिया का हेमरेज इन्फार्क्ट हो जाएगा। और डिपेंड करता है वो एरिया कैसे, अगर वो हार्ट जैसा एरिया है तो मेजर कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, अगर वो ब्रेन है तो मेजर कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, अगर वो लिम्स है तो हो सकता है कि उतने मेजर ना आए, लेकिन इन जगहों पर आएंगे अगर वो पूरा थ्रोम्बस उसको पूरा ऑक्लूड कर देता है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि थ्रोम्बस ने पूरा ऑक्लूड नहीं किया,
ये मेरा प्लाक था और उसके ऊपर ये थ्रोम्बस आ गया, लेकिन थ्रोम्बस जो है ना वो हाईली थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंसेस अपने ऊपर असेंबल किए हुए होते हैं इसने। थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंसेस का मतलब है कि ऐसी चीजें जो कि प्लाक को रप्चर करने में बहुत आसानी देती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन बहरहाल थ्रोम्बस की सुपर इम्पोजिशन प्लाक को ना बहुत अनस्टेबल कर देती है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, आपके पास तकरीबन 90% केसेस में अगर आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे एक उसका पार्ट पूछते हैं कि राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विच आर्टरीज आर इन्वॉल्व्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ये आप मेरे पक्की रट्टा मारनी है कि सबसे ज्यादा से लेकर सबसे मतलब कॉमनली जो आर्टरीज इन्वॉल्व है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज्यादा जो आपकी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है वो इंफ्रारीनल एब्डोमिनल एओर्टा। ये एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है लफ्ज ब लफ्ज कि एब्डोमिनल एओर्टा वो भी किडनी से नीचे नीचे वाला जो बाइफर्केशन के करीब होता है, मतलब ये वाला जहां पर लेग्स में बाइफर्केट हो रहा होता है ना वो जगह। सेकंड नंबर पे आती है क्रोनरी आर्टरीज आपकी, थर्ड पे आती है पॉप्लिटियल आर्टरीज जो आपकी लेग्स में है, फोर्थ नंबर पे आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये आपकी आपको पता है जो मेजर एओर्टा की ब्रांचेस में से एक है, और फिफ्थ पे आती है आपकी वेसल्स ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस जो ब्रेन में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वेसल्स आपकी सबसे पहले प्लाक्स के लिए प्लाक्स में इन्वॉल्व होती हैं। कुछ वेसल्स ऐसी भी है जो आपकी स्पेयर होती हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि ये आपने क्वेश्चन नहीं भूलना, ये बहुत ज्यादा आपसे पूछते हैं वाइवा में भी और एससीक्यूज में भी, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा कहते ये हैं कि बॉडी में डिफरेंट जगहों पे अगर प्लाक्स बने हुए हैं ना तो हर जगह पर अपनी सिवेरिटी के हिसाब से बने। सबसे सपोज अगर यहाँ पर बनता है तो सबसे ज्यादा सिवेर उसकी सिवेरिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हो सकता है अगर मेरे पास किसी हैंड की वेसल में बनेगा तो उतना सिवेर नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर बना हुआ है, तो सिवेरिटी ऑफ द प्लाक भी डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अच्छा जी, ये होगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास जो प्लाक्स के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं ये भी क्वेश्चन आता होता है। अब आपने एग्जैक्टली ये लिखना है, वैसे तो आप ये भी लिखते होते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स वो लिख देते हैं कि कोर है और कैप है, तो कैप और कोर आर नॉट द कंपोनेंट्स, वो पार्ट्स हैं, ठीक है, इसको याद रखना। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होंगे ना प्लाक के, उसमें आपने लिखना है सबसे पहले सेल्स है, सेल्स में आपके स्मूथ मसल सेल्स आपको मैंने बताए थे आते हैं, टी सेल्स आते हैं और मैक्रोफेजेस आते हैं, ठीक है, ये आपके सेल्स हैं जो मेनली आपका प्लाक बना रहे होते हैं। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, मैंने आपको बार बार जिक्र किया, इसमें क्या क्या आता है, कोलेजन, इलास्टिन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। और लिपिड्स हैं आपके पास, इसमें इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स दोनों आते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स भी आते हैं आपके और एलडीएल भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं, यानी कि वो सारी चीजें जिनने मिलकर प्लाक को बनाया हुआ है। और प्लाक की अगर पार्ट्स की मैं बात करूंगी ना तो वो फिर उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका फाइब्रस कैप होती है, फाइब्रस कैप में मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आता है और आपका स्मूथ मसल सेल्स आते हैं, और एक उसका अंदर से लिपिड कोर होता है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स है, फोम सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, नेक्रोटिक डेब्रिस है और थोड़े बहुत टी सेल्स वगैरह भी होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। और एक तीसरी चीज जो है ना, ये जो प्लाक का कोना होता है इसको शोल्डर कहते हैं। अगर ये मेरे वेसल है, अगर ये मेरी पूरी सॉरी वेसल ऐसे तो नहीं होगी, अगर ये मेरी वेसल है पूरी, इसके इंटिमा ने इसके ऊपर आया हुआ और ये सारी वेसल है, तो ये वाली जो जगह होती है ना प्लाक की, इसको कंधा कहते हैं, शोल्डर, सेलुलर शोल्डर। तो जो कैप है वो फाइब्रस होती है, जो कोर है वो मेनली लिपिड का होता है, और जो शोल्डर वाली जगह है ना ये खासतौर पे ज्यादा सेलुलर होती है, इसमें टी सेल्स मैक्रोफेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इस शोल्डर वाली जगह ही मैक्सिमम रेजिस्टेंस बर्दाश्त करी होती है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो करता हुआ इधर से आएगा तो आके शोल्डर से टकराता है, शोल्डर को बार बार टक्कर लगती है। ऊपर कैप तो फिर वो वाली जगह है ना जहां पर से चीज अटैच होती है, वो चीज बहुत ज्यादा जोर बर्दाश्त करती है, इस वजह से जब प्लाक रप्चर होने का उसका चांस होता है वो मैक्सिमम शोल्डर से होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि शोल्डर वाली जगह पे आपके पास बहुत छोटी छोटी सी नई वेसल्स जनरेट करने लग जाती है, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही होती है। वो इस वजह से हो रही होती है क्योंकि अंदर वाला ब्लड पहले जो मीडिया को सप्लाई कर रहा था, अब ये पीछे जो मीडिया पड़ा हुआ है ना आपकी वेसल का, ट्यूनिका मीडिया, वो बेचारा एट्रोफी होने लग जाता है, ठीक है। ये जो मीडिया के स्मूथ मसल्स है वो एट्रोफी से होने लगते हैं, एक तो उनकी वजह से उनके प्लाक उन पे प्रेशर डाल रहा होता है, दूसरा उनकी ब्लड सप्लाई बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और उसकी वजह से यहाँ पर आपकी छोटी छोटी सी नई वेसल्स बनने लग जाती है, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही होती है, ठीक है। ये वो एक तो चेंज आ रहा होता है, दूसरा नीचे वाला डीप मीडिया जो वो एट्रोफी कर रहा होता है, ये भी चेंज आ रहा होता है। तो ये सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है जो प्लाक के साथ एसोसिएटेड है। फिर वही बात है कि प्लाक जो है वो डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है कि वो इनलार्ज होते जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल्स मसल से डीजेनरेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और नए से नए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट होता जा रहा है, तो प्लाक बड़ा भी होता जा रहा होता है, हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है प्लाक में कैल्शियम डिपोजिशन होती है, उसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं, तो ये कुछ ना कुछ चेंजेस उसके साथ एसोसिएटेड है। अब हमारे पास जो चेंजेस प्लाक्स में आ सकते हैं वो चार तरह के, ये भी आपका अलग से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द चेंजेस अकरिंग इन द प्लाक। तो आपके पास सबसे पहली चीज है, अच्छा आप इनको प्लेक्स के या प्लाक के डजेंट मैटर, दोनों तरह के प्रोनाउंसिएशंस एक्सेप्टेड है। मतलब आप सोच रहे शायद मैं प्लाक कह रही हूँ तो ये कोई बहुत बुरी सी चीज है, मतलब सब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्लेक्स कहना पसंद करते हैं, इट्स एक्चुअली योर विल, कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती, जो मर्जी आप कह लें, ठीक है। अच्छा, रप्चर, अल्सरेशन एंड इरोजन, सबसे पहली चीज जो इसमें आ सकती है, मैंने आपसे क्या कहा है कि आपका
प्लाक को बार बार स्ट्रेस बढ़ रहा है, यहाँ से ब्लड आया, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, क्योंकि पहले ब्लड को ये पूरी वेसल मिली हुई थी गुजरने के लिए, अब वेसल के बीच में ये आ गया यहाँ पर एक रुकावट, अब ब्लड को ये रुकावट लगती है, तो बार बार इसको धक्का मिल रहा है। धक्का मिलने से सबसे पहली बात है ये अपनी जगह से उखड़ सकता है, रप्चर हो सकता है, या इसके अंदर से अल्सरेशन बन सकती है, ठीक है। इन एनी केस इट कैन लीड टू फेटल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, पहला चेंज ये आ सकता है। दूसरी बात ये कि अगर ये जो यहाँ पर नई वेसल्स बन रही थी, न्यू वेस्कुलराइजेशन, अगर ये डैमेज होती हैं तो हेमरेज होने लग जाते हैं, और ये वेसल्स आपकी जा रही होती हैं प्लाक के अंदर, तो प्लाक के अंदर हेमरेज होगा, प्लाक के अंदर हेमरेज होगा, अंदर ब्लड कलेक्ट होगा, तो प्लाक का रप्चर होने का चांस मजीद बढ़ जाएगा, और वो बहुत जल्दी रप्चर हो जाएगा और ब्लड मजीद रिलीज होगा, ठीक है। दूसरा चेंज ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि अगर प्लाक रप्चर हो जाएगा किसी भी वजह से कभी भी, तो छोटे छोटे और जितने उसके टुकड़े होंगे, उसके अंदर जितना नेक्रोटिक डेब्रिस था वो सब कुछ ब्लड में आ जाएगा। अब एक प्लाक जो अपनी जगह था शायद वो उतना ज्यादा मसला ना कर रहा होता, लेकिन अब जब उसके माइक्रो एम्बुलाई बन जाएगा ना, क्योंकि जो जगह अपनी जगह, जो चीज अपनी जगह से उखड़ जाती है वो एम्बुलिज्म होती है, अब उसके माइक्रो एम्बुलाई जगह जगह पर सर्कुलेट करेंगे और हर छोटी वेसल में जाके फंस जाएंगे, और खास तौर पे जब वो लंग्स की वेसल में फंसेंगे, जब वो आपकी ब्रेन की वेसल्स में फंसेंगे, हार्ट की वेसल्स में फंसेंगे, तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। और आखिरी चीज होती है एनेरिज्म। एनेरिज्म ये होता है कि आपका पास जो प्लाक था ना, वो अंदर मीडिया के अंदर से मजीद गुजर के उधर आपका एक अलग से रास्ता बना दे, ठीक है। ये एनेरिज्म को भी पूरा टॉपिक है, अभी हम अलग से पूरी डिटेल में इसको डिस्कस जरा करेंगे, मतलब आपको डेफिनेशन बताऊंगी। यहाँ पर ये बात खत्म करते हैं, अगले पार्ट में कौन सी वो क्लिनिको पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज करेंगे। किसी को कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।